फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये सीरीज़ हमारे अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, चाहे वो आम एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आप लोगों का है, रेलवे है, डीएसएसबी है, बाकी आपके डिफरेंट स्टेट में देखो एमपी में फार्मासिस्ट का तुम्हारा एमपी में एग्ज़ाम है, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र, जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट कर्नाटका है ना फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम होने बच्चों, उन सभी के लिए हमारी ये सीरीज़ देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखो बच्चों, अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट कोर्सेज भी, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए होल सेलर इन द मार्केटिंग चैनल, है ना। तो होल सेलर का मेन फंक्शन क्या होता है, कह रहे कि सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, है ना। तो होल सेलर जो होता है बच्चों, वो रिटेलर को सेल करता है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को करता है ना। तो डायरेक्टली तो कंज्यूमर्स के पास मतलब को सेल नहीं करेगा। प्रोवाइड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजिंग करेगा प्रोडक्ट्स का, या मैन्युफैक्चरिंग, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो होल सेलर बच्चों क्या करते हैं, प्रोवाइड स्टोरेज, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं ना होल सेलर्स, तो उसको स्टोर करके रखेंगे। प्रोवाइड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे मेन फंक्शन जो है होलसेलर्स का मार्केटिंग चैनल में क्या है, वो बाय करते हैं प्रोडक्ट को बल्क में। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं बच्चों, वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरर बनाएंगे उसको, फिर वो होलसेलर उनसे बाय करते हैं, बल्क में ले लेते हैं, वो सेल देम टू रिटेलर और अदर बिजनेसमैन को उनको सेल करते हैं। ठीक है, एक्ट एज इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं। फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। ओके, होलसेलर टिपिकली बाय इन लार्जर क्वांटिटी एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटी, ऑफन प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्रेडिट टू रिटेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओस्टियोपोरोसिस इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज बाय, तो ओस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन्स जो है आपकी फ्रजाइल, बहुत ही वीक हो गई है बोन्स, है ना। तो कह रहे कि नो इफेक्ट ऑन बोन, तो भाई बोन पे तो इफेक्ट है ही, है ना। लॉस ऑफ बोन मास एंड डेंसिटी, बिल्कुल करेक्ट। एक्सेसिव बोन का ग्रोथ या फिर फ्यूजन ऑफ स्पाइन, तो इसमें होगा बच्चों लॉस हो जाएगा, बोन की मास और डेंसिटी का लॉस हो जाएगा, तो बोन्स बहुत ही वीक हो जाती है, फ्रजाइल हो जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है बोन का मास एंड डेंसिटी, जिससे क्या होगी, वीक हो जाएंगी, फ्रजाइल हो जाएंगी बोन्स दैट आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, है ना, बहुत ही ईजिली फ्रैक्चर हो जाएगा। द वीकनिंग कैन हैपन ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी और चेंज इन बोन स्ट्रक्चर। फॉलोइंग इलास्टिक कार्टिलेज लैरिंग्स का, एराटिनोइड है, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस और थायराइड। तो आपका एपिग्लोटिस जो होता है बच्चों, ये होता है इलास्टिक कार्टिलेज लैरिंग्स का। क्या एपिग्लोटिस ना बच्चों एक लीफ लाइक फ्लैप होता है कार्टिलेज का, क्या होता है, लीफ के जैसा फ्लैप है कार्टिलेज का, जो कवर कर रहा है, किसको कवर कर रहा है, लैरिंग्स की ओपनिंग को ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब आप स्वेलो करते हो, निगलते हो फूड को, जब हमें स्वेलो करना होता है, डिग्लूटिशन जिसे हम कहते हैं ना, उस टाइम पे ये एपिग्लोटिस जो बच्चों लीफ शेप फ्लैप है कार्टिलेज का, ये क्या करेगा, कवर करता है लैरिंग्स की ओपनिंग को, प्रिवेंट करता है फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। के विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ हर्बल मेडिसिन इन इंडिया, है ना। तो हर्बल मेडिसिन को इंडिया में जो हर्बल मेडिसिन के लिए पूछा गया, कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इनके रेगुलेशंस के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए हर्बल मेडिसिन के, आयुष, WHO, ICH, FDA। तो आपका IAYUSH ये हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, प्राइमरी फंक्शन क्या है, DNA का, बट DNA आपका जो है टू कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट करेगा मॉलिक्यूल्स विद इन सेल, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट या स्टोर करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। DNA हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो क्या होता है बच्चों, आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA में ही तो स्टोर होता है, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कह रहे एक्सप्रेशन दैट कोरिलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन डाइल्यूशन इज नोन एज, एक से क्या कहेंगे, हेनरीज लो, बोल्स लो, ओसवाल्ड लो या रोल्स लो। तो ये आपका बच्चों होता है कौन सा, ओसवाल्ड लो होता है, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे ये लो जो है बच्चों, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो होता है, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप, किस किसके बीच में रिलेशनशिप है, बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट स्टेट्स, ये क्या कहते हैं कि डिसोसिएशन जो होता है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो इंक्रीज होगा एज द डाइल्यूशन डिक्रीज। कह रहा जैसे ही डाइल्यूशन डिक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह रहा डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज एज अ डाइल्यूशन डिक्रीज एट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, हाउ डू वट डू पाराइटल सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे बच्चों? पाराइटल सेल्स, एक तो आपने पढ़ा HCl सिक्रेट होता है पाराइटल सेल से, दूसरा आपने इंट्रिंसिक फैक्टर पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन में इंट्रिंसिक फैक्टर है और जो है यहाँ पर HCl होगा, जो पाराइटल सेल्स, जो स्टमक की पाराइटल सेल्स से सिक्रेट होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर बच्चों विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। और HCl बच्चों पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट कराता है ना। और जो इसमें लिखा हुआ पैप्सिनोजन जो होता है बच्चों वो सिक्रेट होगा चीफ सेल्स से, म्यूकस सिक्रेट होता है गोबलेट सेल से, और HCl इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पाराइटल सेल से। ओके, कह रहे क्यू फीवर एंड ट्रेंच फीवर क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, रिकेट्सियल है, फंगल है, स्पायरोचीटल। तो ये जो होते हैं आपके रिकेट्सियल डिजीज में आते हैं। क्यू फीवर है, ट्रेंच फीवर है ना। क्या है? रिकेट्सियल डिजीज। कह रहे कि जो इसमें कौन कौन सी, देखो रिकेट्सियल डिजीज मतलब कि इनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, एपिडाइमिक टाइफस होता है इसका, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, मतलब कि रिकेट्सिया प्रोवाजेकी कोज करा देगा एपिडेमिक टाइफस। रिकेट्सिया मूसेरी कोज कराएगा म्यूरिन टाइफस या एपिडेमिक टाइफस। रिकेट्सी क्या कोज कराएगा? स्पॉटेड फीवर या रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर भी इसे कहते हैं। रिकेट्सिया एकारी क्या कराएगा? रिकेट्सियल बॉक्स। कोक्सिला बर्नाटिक क्यू फीवर कोज कराता है। रिकेट्सिया क्विंटाना ट्रेंच फीवर। और रिकेट्सिया सीस्यूगा म्यूसी ये स्क्रब फीवर, है ना। तो बच्चों कई बार देखो ये क्यू फीवर वाला कई बार पूछा हुआ है हमसे। क्यू फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रिकेट्सिया कोक्सिला बर्नाटी होता है। ट्रेंच फीवर का भी पूछा हुआ है, ठीक है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, है ना। म्यूरिन टाइफस, एपिडेमिक टाइफस। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इज लोकेटेड इन द, है ना। तो मिडिल ईयर एंड आउटर ईयर। इनर ईयर तो हमें पता भाई हमारा इनर ईयर होता है, उसमें प्रेजेंट होता है ना। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, इनर ईयर में प्रेजेंट है। कह इनर ईयर में 3 सेपरेट रीजन्स होते हैं, एक तो कोक्लिया है बच्चों, वेस्टिब्यूल है, और आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स, है ना। तो बैलेंस के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं बच्चों, हमारा वेस्टिब्यूल होता है ये बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोक्लिया हियरिंग में हेल्प करता है। कोक्लिया कह रहे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपके इंपॉर्टेंट है बैलेंस के लिए, याद रखना। कोक्लिया पार्ट होता है इनर ईयर का, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग के लिए। ये डिटेक्ट करेगा साउंड वाइब्रेशंस को, डिटेक्ट करके कन्वर्ट करता है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, फिर उनको भेज देगा ब्रेन के पास। ओके, आउटर ईयर में तुम्हें पता तुम्हारा पिना आता है ना, पिना जो बाहर तुम्हारा कान का जो तुम्हें बाहर दिखता है वो पिना होता है, ईयर कैनाल आता है ना। और इसमें जो ओरिकल होता है, पिना को ओरिकल भी कहते हो, साउंड वेव को कलेक्ट करेगा, उनको ट्रांसमिट करेगा टू द मिडल ईयर। मिडल ईयर में आपका टिम्पैनिक कैविटी और 3 ओसिकल्स, मैलस, इनकस, स्टेपिस। तो आपसे पूछे ईयर की ओसिकल्स कहाँ पर है भाई? हमारे ईयर में मिडल ईयर में होती है, MIS, मैलस, इनकस, स्टेपिस। मैलस हैमर शेप होती है, आई से इनकस एनविल शेप, और स्टेपिस स्टिरअप शेप होती है ना। और स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन भी होती है, तुमको पता है। बाकी इनर ईयर का हमने देख लिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेशन कोडोन। तो टर्मिनेशन कोडोन UAA होता है, UAG होता है, UGA होता है, याद रखना। UAA, UAG, UGA। तो UAA, UAG सही है, GUG, AUG या UGA तो होता है, AUG नहीं होता। तो ऑप्शन 1 वाला करेक्ट हो गया तुम्हारा ना। तो 3 बता रखे हैं। स्टॉप कोडोन डू नॉट कोड फॉर, कोई भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते ये स्टॉप कोडोन, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करा देते हैं। ओके, टर्म मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम, कौन से लैटिन वर्ड से मैनेजमेंट आया है? मैंशुरा, मिस्टुरा, मिसक्रिएटर या मैन्यूर, मैन्यूग्री। तो ये आया मैनेजमेंट, ऑप्शन 4 मैनुआग्री से। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है बच्चों, है ना। डायबिटीज़ तो नॉन कम्युनिकेबल में आता है, किस में आता है? नॉन कम्युनिकेबल में। बाकी हेपेटाइटिस है कम्युनिकेबल, लेप्रोसी भी है, और आपका डिप्थीरिया भी है। तो डायबिटीज़ नहीं होगा, मतलब नॉट अ कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल मतलब डायबिटीज़ हो गया ना बच्चों। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हेल्ड बाय 3' एंड 5' डैश ब्रिज। तो कौन सा ब्रिज है? सल्फर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है या ईथर। तो इसमें फॉस्फेट ब्रिज होता है बच्चों, 3-5 फॉस्फेट ब्रिज होता है। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लिक एंड कह रहे न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA RNA जो आपके होते हैं ये पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। इनकी मोनोमर यूनिट क्या? न्यूक्लियोटाइड। हमारे न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर जैसे भाई तुम्हारे प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ऐसे तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लिक एसिड जो है बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया, कह रहे फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड होता है, ये जो है आपका 3,5 फॉस्फेट ब्रिज, जिसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। कह रहे दिस इज द टाइप ऑफ बॉन्ड जो कनेक्ट करेगा फॉस्फेट ग्रुप, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप होगा, है ना, जो बॉन्ड होता है आपस में 3 प्राइम और 5 प्राइम, तो एक का तो फॉस्फेट ग्रुप होगा और दूसरे का क्या होगा, थर्ड कार्बन होता है शुगर मॉलिक्यूल इन द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। जैसे बैकबोन न्यूक्लिक एसिड चेन की बैकबोन बनी होती है बच्चों इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। ओके, कह रहे पीपल विद डैश ब्लड आर सेट टू बी यूनिवर्सल डोनर। भाई डोनर तो तुम्हें पता है ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को दे सकता है, लेकिन लेगा किसे, सिर्फ ओ वाले से। और ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को पता है। फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना। देखो आपका स्केलेटल सिस्टम, इसमें टोटल 206 बोन्स होती हैं। एक तो एक्सियल होता है इसमें, और एक अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर हाथ पैर इनकी, फोर लिम्ब हाइड लिम्स इनकी बोन्स आ जाएगी इसमें, और आपके जो पेल्विक गर्डर और पेक्टोरल गर्डर आ जाएंगे। तो ये टोटल 126 होती है, ये 80 होते हैं, टोटल मिला के कितनी होगी, 206 हो जाती है ना। तो इसमें देखो 30, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, कितनी हो गई, 126 हो गई। बाकी कितनी बची, 6 बच गई, है ना। तो एक आपकी अब इसमें क्या होती है, पेल्विक गर्डर और पेक्टोरल गर्डर में प्रेजेंट होते हैं बाकी की बोन्स। ओके, तो आपसे यही पूछा अपेंडिकुलर में कौन सा आएगा। देखो स्टर्नम चेस्ट बोन है, एक्सेल में आ जाएगा। रिब्स भी आपकी जो है 12 पेयर रिब्स होती है, ये भी आपका एक्सेल में आएगा। स्कल तो एक्सेल में आएगा ही। स्कैपुला है ना, क्लेविकल स्कैपुला, ये आपके जो है बच्चों ये अपेंडिकुलर स्केलेटल में आ जाएंगे। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगर अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन है, देखो हाइंड लिम्स और फोर लिम्स में 60 होगी, 120 तो यही होगी। बाकी पेक्टोरल गर्डल में 4 होती है, 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, है ना। और पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन होती है। देखो पेक्टोरल गर्डल में 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, और पेल्विक गर्डल जो होता है उसमें 2 कोक्सल बोन या हिप बोन होते हैं। हिप बोन, एक हिप बोन में मैलियस इनका स्टेपिस, मतलब 3 बोन से जुड़े होते हैं, लेकिन उसको काउंट अपन एक ही करते हैं। व्हाट डू एंटीरियर पिट्यूटरी सेल सीक्रेट, भाई हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना क्या क्या सीक्रेट करती है, तो हमने पढ़ा हुआ है ग्रोथ हार्मोन होता है, FSH होता है बच्चों, LH होता है, ACTH होता है, और प्रोलैक्टिन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये सारे हमारे क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो प्रोलैक्टिन बिल्कुल आता है। पैराथॉर्मोन्स तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होंगे, जो कि 4 होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना, 4 होती है। ऑक्सीटोसिन तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, वैसोप्रेसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन, है ना, मैमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा। सही है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक का प्रेफर्ड और फर्स्ट जनरेशन क्यों। भाई सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक को तुम प्रेफर करते हो तो ऐसा क्यों होता है, कह रहा शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, हाई पोटेंशियल एडिक्शन का, लेस सेडेशन कराएंगे, या फिर मोर ड्राउजीनेस। तो ये सेडेशन कम कराते हैं मेरे बच्चों, इसलिए सेकंड जनरेशन को प्रेफर करा जाता है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहा सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक के हाई H1 सेलेक्टिव होते हैं, ये नो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं होते, एब्सेंस ऑफ CNS डिप्रेशन प्रॉपर्टी। ओके, एड्रेनलिन को सिंथेसाइज करेंगे किससे, भाई बेंजल्डिहाइड और रिसोर्सिनोल, कैटिकोल या ऑर्थोक्लोरोफिनोल। कैटिकोल जो होता है बच्चों वहाँ से, ये हमारे कैटिकोलामिन में आता है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, है ना, तो ये और डोपामिन ये हमारे कैटिकोलामिन्स में आते हैं। तो सिंथेसाइज्ड होते हैं हमारे कैटिकोल से। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पर। कह रहा एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हो, ये कैटिकोलामिन में आता है, मतलब क्या है, इट इज डिराइव फ्रॉम द मॉलिक्यूल कैटिकोल से डिराइव होता है। कैटिकोल मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग विद 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर, ना, ऐसी बेंजीन रिंग जिसमें 2 OH ग्रुप एडजेसेंट हो, साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। एड्रेनलिन को सिंथेसाइज करते हैं अमीनो एसिड टायरोसिन से बनता है, ये कन्वर्ट होता है ना, लीवोडोपा एल डोपा में कन्वर्ट होता है, फिर डोपामिन बनता है, फाइनली आपका नोर एड्रेनलिन बनता है ना। फाइनल स्टेप इन्वॉल्व मिथाइलेशन होता है नोर एड्रेनलिन का, जिससे आपका एड्रेनलिन बनेगा, है ना। तो ये आपका है कहाँ से बने, ये आपके बनेगा टायरोसिन से। ओके, नेक्स्ट डैश इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ TB। ट्यूबरक्लोसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग बच्चों नहीं है। आइसोनियाजिड तो हमें पता ही है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है बच्चों। फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में हमारा आइसोनियाजिड आता है। माइकोलिक एसिड, फंगल की जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस होती है ना, तो उसको ये इनिबिट करा देगा, है ना। फिर कह रहे हैं इथियोनामाइड आपकी, ये भी आपका क्या है, इथियोनामाइड, ये आपकी फर्स्ट लाइन में नहीं आती। इथम्ब्यूटोल आएगी। रिफाम्पिसिन भी आती है जो कि RNA की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। रिफाम्पिसिन ऐसी एंटी TB ड्रग है जो RNA की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। तो फर्स्ट लाइन में आपकी इथियोनामाइड नहीं आती। बाकी देखो ये तीनों आएंगी, एक पायराजिनामाइड और स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये 2 और आती है फर्स्ट लाइन में। बाकी इथियोनामाइड सेकेंड लाइन एंटी TB ड्रग है। और इथियोनामाइड ऐसी ड्रग है बच्चों जो TB के साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ
जो हमारा लेप्रोसी होता है ना बच्चों, उसमें भी इसको यूज़ करा जाता है इथियोनामाइड को, ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन 2 नेक्स्ट है, ये तुम्हारे एंटी टीबी ड्रग लिखे हुए हैं जो फर्स्ट लाइन होते हैं बच्चों, इनकी हाई एंटी टीबी एफिकेसी होती है, टॉक्सिसिटी कम होती है फर्स्ट लाइन की, जिसमें आपका रिफाम्पिसिन आता है, आइसोनियाजिड, पाराजिनामाइड, थेम्बिटोल और स्ट्रिप्टोमाइसिन। जो सेकंड लाइन ड्रग होती है इनकी जो एंटी टीबी एफिकेसी जो होती है वो तो कम होती है लेकिन टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, जैसे थायासिटाजोन आता है, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड आता है, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरीन आता है, कैनामाइसिन, एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन आता है। और न्यूअर ड्रग्स में हमारा सिप्रोफ्लोक्सिन, ओफ्लोक्सिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन। ओके, नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी ऑफ आइसोनियाजिड। तो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमारा आइसोनियाजिड आता है। तो आइसोनियाजिड क्या करता है बच्चों, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है ना। तो फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कराएगा, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है। इनमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये आपके रिफाम्पिसिन का काम है। मेजर ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल टू रिएक्टिव ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, फॉलोइंग बाइगोनाइड ड्रग इज इन्वॉल्व इन इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड डिक्रीज ग्लूकोज का सिंथेसिस, है ना। बाइगोनाइड की बात हो रही है। ग्लिपिजाइड तो बच्चों आपका बाइगोनाइड्स में तो वैसे आता ही नहीं है ना, ये आपका सल्फोनाइलयूरियाज में आता है, टोलब्यूटामाइड भी, मिगलेटोल आपका अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में आता है, मेटाफॉर्मिन आपको बाइगोनाइड की ड्रग दे रखी है ना, एएमपी के एक्टिवेटर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑन डिसोल्यूशन रेट, है ना। पार्टिकल साइज को रिड्यूस कराओगे तो डिसोल्यूशन रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। तुम अगर पार्टिकल साइज होता है, अगर पार्टिकल साइज को कम करा रहे हैं तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो डिसोल्यूशन रेट भी तो बढ़ेगा। तो कह रहे नो इफेक्ट, तो इफेक्ट तो पड़ता है। चेंज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो डिसोल्यूशन रेट बच्चों बढ़ेगा, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पार्टिकल साइज को कम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा डिसोल्यूशन रेट, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। कह रहे व्हाट डज अ हाई लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन इंडिकेट, कह रहे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, ब्लड शुगर लो, डिहाइड्रेशन या अनीमिया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रखा है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी जो होता है बच्चे, प्रोटीन होता है प्रोड्यूस बाय लीवर इन रेस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। हाई लेवल होता है सीआरपी का, वो इंडिकेट करेगा इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। इट्स लेवल राइज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन में इसका लेवल एकदम से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शन। ओके, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन जनरेटेड ड्यू टू कैटेकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर इन एड्रेनल मेडुला इज कॉल्ड, है ना। तो कह रहे कि भाई जो एड्रेनल मेडुला के ट्यूमर की वजह से कैटेकोलामिन्स जो है ज़्यादा सिक्रेट हो गए हैं, उनका लेवल ज़्यादा हो गया है ना। तो इसे क्या कहोगे, प्रियक्लैम्सिया, ग्लियोब्लास्टोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, एपनिया। तो ये आपका फियोक्रोमोसाइटोमा होता है ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो इसमें क्या होता है, कैटेकोलामिन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनका लेवल हाई लेवल हो जाएगा सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन्स का। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग फॉल्स अंडर क्लास 1A ऑफ एंटीएडमिक ड्रग। क्लास 1A में मैंने आपको क्यूपीडी से 3 ड्रग बता रखे, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। तो यहाँ पर देख लो आपको प्रोकेनामाइड दे रखा है बच्चों, है ना। बाकी फेनिटोइन दे रखा है, लिडोकेन क्लास 1B में लिडोकेन आता है, एनकेनाइड, है ना, एनकेनाइड एंड फ्ली प्रोमोरिस हमने क्लास 1C में याद कर रखा है। यहाँ पर ऑप्शन 2 सिंपली करेक्ट हो गया। रिटोनाविर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो रिटोनाविर जो है बच्चों प्रोटीज इनहिबिटर में पढ़ते हो एंटीवायरल ड्रग में, तो सिंथेसाइज्ड किससे होता है, एपिक्लोरोहाइड्रिन, हाइड्रोसिनामाइल क्लोराइड, डायोक्सोलेन या फिनाइल एलेनिन। तो बच्चों याद रखना ऑप्शन 4 फिनाइल एलेनिन से हमारा ये सिंथेसाइज्ड होता है, कौन, रिटोनाविर। नेक्स्ट है साइड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज द, तो भाई पेनिसिलिन कहाँ पर एक्ट करेगा, तो मैंने तुम्हें बताया था सेल वॉल पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है। सेल वॉल पे एक्ट करती है पेनिसिलिन, सिफारोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरीन। पेनिसिलिन कहाँ पर एक्ट करेगा मेरे बच्चों, सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में तुम्हारा पेनिसिलिन आता है, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। सल्फोनामाइड वर्क बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम, सल्फोनामाइड कौन सा एंजाइम को इनएक्टिवेट करा रही है, कह रहे हैं डीएनए टोपोइसोमेरेज, डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज, बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर है वैसे तो। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट नहीं कराएगी बच्चों, हाइड्रोटिरोइड सिंथेज। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। सल्फोनामाइड बच्चों डाइहाइड्रोटिरोइड जो सिंथेज वाला होता है ना, सिंथेज वाले को ये इनहिबिट कराती है, ओके, इनएक्टिवेट करा देती है। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट देखो, एन इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट इज नोन एज, है ना। तो तुम्हारे हार्ट में जो मायोकार्डियम है उसका साइज और वेट बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहोगे भाई, कार्डियक हाइपरट्रोफी होगी है,
कार्डिक डायलेटेशन हो गया, मालपोजिशन हो गया, डेक्स्ट्रोकार्डिया हो गया। तुम्हें क्या कहोगे इसको? तुम कहोगे कार्डिक हाइपरट्रोफी हो गया। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है हार्ट इज पोजिशन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, है ना। डेक्स्ट्रो मतलब कि हार्ट राइट साइड पे हो जाएगा तो उसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहोगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ डेल जी इज नेगेटिव फॉर आ थर्मोडायनेमिकली डैश रिएक्शन। कौन से टाइप के रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी में आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर डेल जी उससे आपको गिब्स फ्री एनर्जी से बताते हो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, है ना। तो अगर डेल जी नेगेटिव होगा कौन से रिएक्शंस के लिए? नॉन डिफर्ड, तो हम इसे स्पॉन्टेनियस बताते हैं कि भाई स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो डेल जी नेगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, करेक्ट। गिव्स फ्री एनर्जी डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव डेल्टा जी इंडिकेट करेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। रोल ऑफ इंडिकेटर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इंडिकेटर का क्या रोल होता है ना। कह रहे हैं मेंटेन करता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन, इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ टाइट्रेंट, कैटलाइज रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड लाइट, या प्रोवाइड विजुअल चेंज एट द एंड पॉइंट। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इंडिकेटर क्या करेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में? जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर आपको विजुअल चेंज होता है, कलर चेंज होता है ना। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज द टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, है ना। तो पोटाशियम क्रोमेट है, फेरिक अमोनियम सल्फेट है, फिनोफ्थलीन है, या मिथाइल ऑरेंज आपको दिया हुआ है। तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट? तो इसके लिए हमारा पोटाशियम क्रोमेट बच्चों यूज़ करा जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे साइक्लोहेक्साट्राईन अदरवाइज नोन है, तो इसे क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्साट्राईन। तो ये हमारा क्या है? बेंजीन है। फिनोल होगा क्या? फिनोल में नहीं होता, इसमें ओल तो है ही नहीं, है ना। टोल्यून है, एनिसोल, तो ये आपका सिंपली बेंजीन को बोलते हो। ओके, नेक्स्ट है इंडोल एल्कलोड रिजर्पिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द डैश प्लांट। तो रिजर्पिन मिलता है रोवोल्फिया से, है ना। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना अपोसेरेसी फैमिली होती है। तो स्टावरी, मंजिस्ता, स्टावरी या सर्पगंधा। तो रोवोल्फिया को ही हम सर्पगंधा, स्नेक लाइक रूट, हाँ, इंडियन स्नेक रूट, छोटा चंद, ये सब रोवोल्फिया को ही बोलते हो। इंडोल एल्कलोड्स में आता है रोवोल्फिया, है ना। फॉलोइंग मेडिसिनल गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, दिस इज लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपको दे रखा है ऑप्शन 3 में, है ना। तो ऑप्शन 3 सही हो गया। नेक्स्ट है स्टरलिटी टेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट टू एंश्योर। तो स्टरलिटी टेस्ट होते हैं ना बच्चों, तो वो जो पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए प्रिस्क्राइब करे जाते हैं तो वो क्या इंश्योर करेंगे? प्रेजेंस ऑफ डेड बैक्टीरिया ओनली, प्रेजेंस ऑफ फंगस बोथ लिविंग एंड डेड, प्रेजेंस ऑफ बोथ लिविंग बैक्टीरिया एंड फंगस, है प्रेजेंस ऑफ लिविंग बैक्टीरिया ओनली, है ना। तो कहेंगे वो जो आपके जो स्टरलिटी टेस्ट क्या इंश्योर करेगा कि भाई प्रेजेंस ऑफ बोथ लिविंग बैक्टीरिया एंड फंगस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड फाउंड इन टर्मरिक में होता है ये, नॉन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। टर्मरिक जो तुम्हारा कुरकुमा लौंगा है बच्चों, इसमें कुरकुमिन प्रेजेंट होता है ना। टर्मरिक का जो येलो कलर हल्दी है ना, येलो कलर की होती है, तो उसके लिए भी तुम्हारा कुरकुमिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है तुम्हारा कुरकुमिन। लाइकोपिन बच्चों टोमेटो में होता है। कह रहे एस्टेरिफिकेशन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में कह रहे हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराओगे? अमीन, अल्कोहल, वाटर या कीटोन। तो इसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराओगे किस साथ में? अल्कोहल के साथ में। ओके, कह रहे हैं एस्टेरिफिकेशन केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, द रिजल्ट रिएक्शन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर और वाटर बनेगा, है ना। तो आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, साथ में आपने क्या लिया? अल्कोहल ले लिया, तो इससे बन जाएगा RCOO, ये H2O निकल जाएगा R, है ना, ये बनेगा। तो ये आपका हो गया एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, वाटर का हो गया, दिस इज एस्टरिफिकेशन। ओके, ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग हाइपर क्लोरहाइड्रिया हो रखा है, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करोगे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो भाई हमारा हाइपर क्लोरहाइड्रिया एसिड ज़्यादा हो रखा है तो क्या करोगे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करोगे, एंटासिड, है ना। नेक्स्ट, फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन ORS पाउडर। कैल्शियम ग्लूकोनेट, डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सिट्रेट, है ना। तो इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं होता,
है ना बच्चों, ORS में। बाकी डेक्सट्रोज NaCl तो होता ही है, सोडियम सिट्रेट होता है। कह रहे ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसमें डेक्सट्रोज है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सिट्रेट है। कह रहे फॉलोइंग इंडिकेट टर्बुलेंट फ्लो, हाई रेनॉल्ड नंबर बताएगा कि टर्बुलेंट फ्लो है, प्रिडिक्टेबल फ्लो प्रॉपर्टी, स्मूथ एंड ऑर्डरली मूवमेंट है, लो रेनॉल्ड नंबर, है ना। तो आपका रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब टर्बुलेंट फ्लो है, कम होता है तो आपका स्मूथ होता है, बिल्कुल, है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। तो हाई रेनॉल्ड नंबर क्या इंडिकेट करेगा, टर्बुलेंट फ्लो को। देखो रेनॉल्ड नंबर कह रहे हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो हेल्प करता है प्रिडिक्ट फ्लो पैटर्न इन डिफरेंट सिचुएशन बाय मेजरिंग द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स। ठीक है, कह रहा अगर रेनॉल्ड नंबर कम होता है फ्लो टेंड टू बी डोमिनेटेड बाय लैमिनार शीट लाइक फ्लो होता है। हाई रेनॉल्ड नंबर का मतलब है कि फ्लो आपका टर्बुलेंट है ना। हाई रेनॉल्ड नंबर इंडिकेट टर्बुलेंट फ्लो, प्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न एंड स्मूथ ऑर्डरली मूवमेंट इंडिकेट लैमिनार फ्लो। जो लो रेनॉल्ड नंबर इंडिकेट करता है लैमिनार फ्लो मतलब ऑर्डरली मूवमेंट होता है, इसमें स्मूथ होता है और प्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न होता है। ओके, एसिटामिनोफेन इज अ सिनोनिम फॉर एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल को बोल दो, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव पैरासीटामोल का सिनोनिम आपका क्या है, इसको एसिटामिनोफेन भी कहते हो। एस्प्रिन तुम्हारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट की फॉर्मुलेशन में डिसइंटीग्रेंट का पर्पस क्या है, एनहेंस द फ्लेवर ऑफ टैबलेट, तो फ्लेवर को एनहेंस कराने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। इम्प्रूव कराएंगे स्टेबिलिटी टैबलेट्स की, हेल्प टैबलेट ब्रेक अपार्ट एंड डिजोल्व इन बॉडी टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट टैबलेट। डिसइंटीग्रेंट बच्चों डिसइंटीग्रेशन कराएंगे टैबलेट का, क्या करेंगे, हेल्प टैबलेट ब्रेक अपार्ट एंड डिजोल्व इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं बच्चों कौन से पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, माउथ अल्सर, गैस्ट्राइटिल, गैस्ट्रिक या पैप्टिक। तो पैप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ना खुद ही पैप्टिक अल्सर करा देते हैं, है ना। The term shall half life in the context of drug stability refers to, ड्रग स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, टाइम टेकन फॉर ड्रग टू डिजोल्व कम्प्लीटली, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू लूज 10% पोटेंसी या 50%। तो होता है ये हाफ लाइफ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू लूज 50% ऑफ इट्स पोटेंसी। क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम एग्जाम्पल है विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओब्लिगेट है, एरोब एनारोब या फैकल्टेटिव है, माइक्रो एरोफाइल। तो ये बच्चों ओब्लिगेट होता है, एनारोब होता है, क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम जो होता है। ऑप्शन 2 कह रहा है ओब्लिगेट एनारोब का मतलब क्या है, बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करेगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, है ना। ऑक्सीजन तो इसके लिए टॉक्सिक है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन में तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा ये बेचारा, ठीक है। ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगी तो ही जिएंगे, ओब्लिगेट एरोब्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि भाई देखो, फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब है फैकल्टेटिव एनारोब कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। माइक्रो एरोफाइल्स क्या होते हैं, अब माइक्रो एरोफाइल रिक्वायर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ, दे आर इनिबिटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनी ऑक्सीजन। ओक्यूसर्ट इज द डोजेज फॉर्म स्पेसिफिकली यूज फॉर डैश रूट। ओक्यू मतलब कि आपका ईयर ना सॉरी आई, ओक्यू है ना, ओक्यूसर्ट्स होती है ईयर सॉरी आई प्रेपरेशन, तो ओक्यूलर हो जाएगा। ओटिक वर्ड जो बच्चों ईयर से रिलेटेड होता है, ओटिक मतलब ईयर, है ना। नेक्स्ट क्या है, अंडर विच एक्ट डज NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑपरेट टू कंट्रोल ड्रग प्राइस। फार्मेसी एक्ट में नहीं आएगा बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में भी नहीं आएगा, DPCO हो जाएगा, बाकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में नहीं आएगा। प्रोसेस ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू, टैबलेट कोटिंग का क्या मतलब कि क्यों करते हो, इंक्रीज़ करने के लिए, वेट को इंक्रीज़ करने के लिए, ड्रग की सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए, मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट या एनहेंस टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए टैबलेट कोटिंग करी जाती है। रोल ऑफ प्लास्टिसाइजर्स इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में प्लास्टिसाइजर्स का रोल क्या है, एनहेंस करेंगे सोलिबिलिटी की ड्रग की, इंक्रीज हार्डनेस ऑफ शेल, मेक जेलेटिन शेल मोर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, यही बिल्कुल करेक्ट है। प्लास्टिसाइजर जो होते हैं बच्चों जैसे सोर्बिटोल, ग्लिसरोल, ये क्या करते हैं बच्चों, जो शेल होती है जिलेटिन की शेल, कैप्सूल की शेल जो है जिलेटिन की बनी होती है,
उसको फ्लैक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं हमारे कौन, प्लास्टिसाइजर्स। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट विच फॉलोइंग स्टेट, है ना। तो मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, असम, बिहार, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ऑप्शन हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्रेगनेंसी टेस्टिंग में आपका HCG जो ह्यूमन कोलोनी गोनाडोट्रोपिन को जो है इसमें डिटेक्ट करा जाता है ना। इन प्रोफॉर्मुलेशन द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ए ड्रग क्या इंडिकेट करता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एक्वस एंड लिपिड फेज, ड्रग का कलर, टेस्ट, सोल्युबिलिटी। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करेगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एक्वस एंड लिपिड फेज। ओके, पार्टीशन कोफिशिएंट कह रहे हैं हेल्प करता है डिटरमाइन द बैलेंस बिटवीन ड्रग की सोल्युबिलिटी इन वाटर एंड इट्स सोल्युबिलिटी इन फैट, ओके, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। द डिप ट्यूब यूज इन कंटेनर फॉर एरोसोल इज पार्ट ऑफ, तो डिप ट्यूब किसका पार्ट है, एक्चुएटर का, प्रोपेलेंट, कंटेनर या वोल्व। तो हमारा जो वोल्व होता है एरोसोल में उसका पार्ट है आपका डिप ट्यूब। एरोसोल प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म होते हैं, इट कन्वे द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर टू द वोल्व एट द टॉप, है ना। तो इसमें आपके डिप ट्यूब जो होती है बच्चों ये क्या करती है, कन्वे जो आपका लिक्विड होता है उसको लेके आती है टॉप तक, कंटेनर टू द वोल्व एट द टॉप। ओके, कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क और एक्सटर्नल नोज इज मेड अप ऑफ, है ना। तो एक्सटर्नल जो तुम्हारा नोज है उसका जो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क है वो किसका बना है, कोनकाई बोन का, सुपीरियर नाजल कोन का, हाईलाइन कार्टिलेज या क्रिकोइड। तो हाईलाइन कार्टिलेज होता है बच्चों इसमें, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या एक्सटर्नल नोज इज प्राइमरली कंपोज ऑफ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम हाईलाइन कार्टिलेज विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड शेप टू द लोअर पार्ट ऑफ नोज। ओके, फॉलोइंग डाई इज मेनली यूज टू परफॉर्म पैच टेस्ट इन कॉस्मेटिक्स। तो ये मेटाफिनाइल इथाइलिनमीन, पैराफिनाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन या ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन। तो ये आपका होता है पैराफिनाइलिन डायमीन होते हैं। इस डाई को यूज़ करते हैं परफॉर्म पैच टेस्ट इन कॉस्मेटिक्स। ओके, तो ये जो डाई है पैराफिनाइलिन डायमीन PPD, पैराफिनाइलिन डायमीन कॉमन एलर्जन होता है फाउंड इन मैनी हेयर डाइज एंड इज फ्रिक्वेंटली यूज टू पैच टेस्ट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एलर्जन रिएक्शन टू द हेयर प्रोडक्ट। एलिक्सर्स क्या होते हैं भाई, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशंस होती है एलिक्सर्स, है ना। सॉल्यूशंस कंटेन 80% अल्कोहल, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, प्रेपरेशन है शुगर का, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, ओरिजिनल सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट। तो क्या होती है ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशन से होती है ओरल यूज़ के लिए एलिक्सर्स। फॉलोइंग सेमी सॉलिड डोज फॉर्म इज डिजाइन टू मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, जेल ऑइंटमेंट, सपोजिटरी या पेस्ट। तो सपोजिटरी होती है ना, बॉडी टेम्परेचर मेल्ट होती है। प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग इन हर्बल फॉर्मुलेशंस, डिटरमाइन शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशंस, इवेलुएट प्रोडक्ट का फ्लेवर, एनहेंस प्रोडक्ट्स का अपीयरेंस या असेस मार्केटिंग जो पोटेंशियल। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो होती है बच्चों उनका पर्पस होता है क्या, डिटरमाइन करती है शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशंस। तो द कंपाउंड हैविंग एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट विच इज मेजर्ड बाय यूजिंग पोलैरीमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, फ्लोरोमीटर, पोलैरोग्राफ। तो इसके लिए होता है आपका पोलैरीमीटर होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज़ करते हैं इसको पोलराइज लाइट टू डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन व्हेन इट पास थ्रू ए सोल्यूशन कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कह रहे इन डीएनए टेक्नोलॉजी विच व्हाट डज द टर्म क्लोनिंग, डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग का मतलब क्या है, क्लोनिंग सिक्वेंसिंग द एंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन वेक्टर, है ना। क्लोन का मतलब है डीएनए की कॉपी क्रिएट करना, ठीक है। इंसर्ट ए जीन इनटू प्लाज्मिड एम्पलीफाइड डीएनए स्ट्रैंड। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया बच्चों। डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग का मतलब होता है बच्चों जनरली प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफन अ जीन और स्पेसिफिक स्टडी और अदर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है फॉलोइंग डिस्टिलेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ विद वेरी क्लोज, अगर बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही पास है बॉइलिंग पॉइंट मतलब तरीके से मिसिबल जो आपके लिक्विड्स हैं, तो इसके लिए हमने फ्रैक्शनल जो है डिस्टिलेशन पढ़ा है, बहुत ही क्लोज जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसके लिए हम फ्रैक्शन जो है ये डिस्टिलेशन पढ़ते हैं। ओके,
तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो गया। प्राइमरी पर्पस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन फार्मास्यूटिकल्स। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ का प्राइमरी पर्पस क्या, इवेलुएट द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग टू प्रिपेयर ए ड्रग फॉर क्लिनिकल ट्रायल, असेस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट और डेवलप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ का प्राइमरी पर्पस होता है बच्चों क्या, इवेलुएट करना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग। ओके, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ होती हैं ये। करिए स्टडीज़ करेक्टराइज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग टू डेवलप सेफ इफेक्टिव एंड स्टेबल डोज फॉर्म। स्टरलाइजेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर परफॉर्म बाय द फॉलोइंग मेथड। तो थर्मल मेथड होते हैं बच्चों, रेडिएशन होते हैं, केमिकल मेथड, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो स्टरलाइजेशन में नहीं आता है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक्सेप्ट पूछा है, फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कहते हैं स्टेबल, भाई स्टेबल होनी चाहिए, एफिकेशियस होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, कह रहे शुड बी हाइपोटोनिक, भाई आइसोटोनिक होनी चाहिए ना कि हाइपोटोनिक, है ना। थेरापेटिकली यूज्ड एज आर रेडियो फार्मास्यूटिकल इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। बट थायराइड को देखते ही आयोडीन समझ जाओ, दे रखी देख लो आयोडीन वाला, ऑप्शन 2 आयोडीन 131 करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज इन ऑटोक्लेविंग इन स्टरलाइजेशन, है ना। तो 121 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 PSI, 100 के लिए 10, 130 के लिए 20, 150 के लिए 25, है ना। तो ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSI। ओके, देखो आपका जो इसमें होता है होल्डिंग टेम्परेचर और मिनिमम होल्डिंग टाइम, इनके लिए तो रिलेशनशिप हमने बता रखा है। 115 डिग्री से 118 के लिए आपका 30 मिनट होगा, 121 से 124 के लिए 15 मिनट, 126 से 129 के लिए 10 और 134 से 138 के लिए 5। ओके, बाकी आपका जो है जो प्रेशर है 115 डिग्री पे 10 ये पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, और 121 के लिए 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। कह रहा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑन फार्मास्यूटिकल। तो भैया स्टेबिलिटी टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या है, इंश्योर करना ड्रग मेंटेन करते हैं अपनी सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ओवर टाइम। ओके, टाइप ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, जहाँ पर रिव्यू ऑफ ड्रग थेरेपी इज डन आफ्टर द पेशेंट हैज़ रिसीव द मेडिकेशंस। कंकरेंट तो जब पेशेंट रिसीव करता है उसके दौरान, है ना, जो DUR होता है। रैंडमाइज तो किसी भी टाइम पे, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, है ना। तो कह रहे हैं आफ्टर, है ना, तो रिट्रोस्पेक्टिव। अगर बिफोर द पेशेंट हैज़ रिसीव मेडिकेशन तो आप ये प्रोस्पेक्टिव कर देते हो। ओके, स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्यों इसेंशियल है बच्चों, ड्रग की स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एब्सेंस को कंफर्म करते तुम स्टेबिलिटी टेस्टिंग से, ठीक है। इंप्रूव ड्रग का टेस्ट या इंश्योर ड्रग एफिकेसी होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 4 मिथाइल पायरिडीन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्राजीन इज कन्वर्टेड टू आइसोनियाजिड, है ना। आइसोनिकोटिनिक एसिड, आइसोनिकोटिनेमाइड, निकोटिनिक एसिड। तो आइसोनिकोटिनिक एसिड तुम्हारा आइसोनियाजिड बनता, ये इसमें आइसोनिकोटिनिक एसिड, है ना। कह रहे 4 मिथाइल पायरिडीन अंडरगो ऑक्सीडेशन होगा, उससे बनेगा आइसोनिकोटिनिक एसिड, जिसमें तुम हाइड्राजाइड ऐड करोगे, तुम्हारा आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड मतलब पायरिडीन बन जाए, वो आइसोनियाजिड बन जाएगा, है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट है। देखो 4 मिथाइल पायरिडीन, जो पायरिडीन डेरिवेटिव होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच टू 4th पोजीशन, ऑक्सीडेशन होगा 4 पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फॉर्मिंग 4 पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जिसे हम आइसोनिकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन होती है हाइड्राजीन के साथ में आइसोनिकोटिनिक एसिड की, तो बनेगा आपका आइसोनियाजिड। ओके, मतलब आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ओके, एम ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन मैनेजमेंट का एम बताओ, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टाफ मेंबर अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चर करना मेडिसिन को, ब्रिंगिंग टुगेदर सेवरल एलिमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस दैट हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन डीलिंग विद मेडिसिन मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम। तो ऑप्शन 3 करेक्ट लग रहा है ना। बाकी मेडिसिन के कॉस्ट को डिक्रीज नहीं करना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के जो हमारे क्लिनिकल फार्मेसी वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी के, ये बच्चों हम वैसे ही कर लेते हैं ना। तो आप कभी भी देख लेंगे कि क्वेश्चन आपको निकल जाता है, एलिमिनेशन मेथड से निकालोगे आप, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। एनिलीन रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन टू फॉर्म, एनिलीन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ में, तो क्या बनेगा 4 ब्रोमो एनिलीन 3,5 डाई ब्रोमो, तो बने क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा बच्चों। ओके, ऑप्शन 3। फॉलोइंग टी सेल कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड किलिंग इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स, तो ये होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है, ऑप्शन 4 हो जाएगा।
फॉलोइंग आर द कॉमन एक्वायर्ड कोज है सेल इंजरी के। तो एजिंग होता है, हाइपोक्सिया भी हो जाएगा, फिजिकल एजेंट्स। तो सेल डिवीज़न जो है बच्चों ये तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ना। टर्म फॉर द विच द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5A शैल बी डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, 10, 5, 3 या 1। तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा 3 ईयर्स। ओके, कह रहा द टर्म फॉर विच एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5A शैल बी 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टाइम ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 3 ईयर। ओके, टिपिकल साइन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी in an emulsion formulation is discoloration of liquid, gas formation, increase in temperature, layer separating है, क्रीमिंग है ना। तो इमल्शंस के केस में तुमने क्रीमिंग पढ़ा है, अपवर्ड क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग है ना। फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम हर्ब। तो इसके लिए आपका स्टीम डिस्टिलेशन बच्चों आता है। ओके, ऑप्शन 4 when structure and function are coordinated the body achieve a relative stability of its internal environment। तो ये क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं होम्योस्टैसिस कहते हैं, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, होम्योस्टैसिस। ओके, ये बच्चों होम्योस्टैसिस होता है ना, थोड़ा सा ना स्पेलिंग का इसमें है, देखो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बच्चों आपका होम्योस्टैसिस ही होता है। ओके, तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा होम्योस्टैसिस। ओके, फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड डिसाइड हाउ टू अचीव दैम, है ना। गोल्स को सेट करते हैं और डिसाइड करते हैं उनको कैसे अचीव करना है। तो ये प्लानिंग सब में आ जाएगा, मैनेजमेंट का डिफरेंट फंक्शन ना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग, प्लानिंग। तो इसमें प्लानिंग में आता है ये, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।